हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 5 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लवलीना बोर्गेहन किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, लवलीना बोर्गेहन की बात कर ले तो ये आपका बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से जो है ये संबंधित है। तो मुक्केबाजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में हुआ था ना, उसमें लवलीना बोर्गेहन ने जो है महिला वेल्टर वेट के 69 किलोग्राम वर्ग में जो है ये भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक भी जो वो जीती थी। और इसी जीत के साथ जो है 2008 और 2012 ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने जो है आपका जो है मेडल जीते थे। इसके बाद एमसी मैरी कॉम जो है वो आपका मेडल जीती थी। और इसी के बाद लवलीना बोर्गेहन जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो है ये तीसरी मुक्केबाज जो है वो बन गई है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले लवलीना बोर्गेहन ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो टोटल 7 पदक जो वो जीते थे, जिसमें एक आपका गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और भारत के अगर पायदान की बात कर ले तो देखिए, भारत जो है इसमें आपका 48वें पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत की तरफ से जो आपके 7 पदक जीते गए थे वो किस किस व्यक्तियों के द्वारा जो वो जीते गए थे। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक स्पर्धा में जो है ये भारत की तरफ से जो वो गोल्ड मेडल जीते थे। और यहाँ से आपका प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो आपके गोल्ड मेडल जीते थे ना, कितने मीटर भाला फेंक के जो है गोल्ड मेडल जीते थे। तो इनका भाला फेंक का दूरी भी आपको ध्यान में रखना है। 87.58 मीटर की भाला फेंक जो है वो मीटर की जो भाला फेंके थे। और इसी भाला फेंक में जो है ये आपके गोल्ड मेडल जो वो जीते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पुरुषों के कुश्ती 57 किलोग्राम वर्ग में जो है रवि कुमार दहिया ने जो है ये आपके सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो वो जीते थे। इनका कैटेगरी आपको ध्यान में रखना है कि 57 किलोग्राम वर्ग में जो है रवि कुमार दहिया ने आपका जो है सिल्वर मेडल जो वो जीता था। और रवि कुमार दहिया ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके कुश्ती से संबंधित है। इसके अलावा मीराबाई चानू ने जो है महिला कुश्ती के 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ये आपके सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो वो जीती थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। पीवी सिंधु ने जो है एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जो वो जीती थी। लवलीना बोर्गेहन भी जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और किस में, तो महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जो है ये कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने जो है पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ये कुश्ती में जो है ये कांस्य पदक जीते थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2024 का जो आपका ओलंपिक होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इनमें से कौन सा शब्द यानी टर्म जो है क्रिकेट से संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक वाइड दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका वाइड टर्म है ना, ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो वाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्रिकेट के अन्य टर्म की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, मिडन ओवर, फॉलो ऑन, इसके अलावा रबर, एसेज, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, नॉट आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नो बॉल, वाइड बॉल, हेड बॉल, ओवर थ्रो, इसके अलावा लेग, कवर, ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लैंस, स्ट्रोक, स्पॉट, पुल, सिक्स, फॉलो थ्रॉन, टर्न, गांबी, ये सभी जो टर्म आप देख रहे हो ना, सभी आपका जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य से जो है आपके 2 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके फंडामेंटल ड्यूटी से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
पूछा यह गया था कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस वर्ष में भारत के संविधान में जो वो जोड़ा गया था। यहाँ पे जो है वर्ष पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसी के माध्यम से हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। तो 1976 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का जो सुझाव है ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो वो किया गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितने मौलिक कर्तव्यों का जो सुझाव है वो दिया था। तो 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव जो वो दिया गया था, और 2 जो आपका इंप्लीमेंट किया गया था वो आपका इंदिरा गांधी के द्वारा जो वो किया गया था। यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो शामिल किया गया था, और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपका भाग 4 के का को जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 51A को जो है वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए तो देखिए वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या है ना वो आपका 11 है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है तो इसे आपका सोवियत संघ, जिसका वर्तमान में नाम अभी रूस है, तो इस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है वो लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए 42वें संविधान संशोधन में आपके 3 नए शब्दों को भी जो है वो प्रस्तावना में जोड़ा गया था, और 42वें संविधान संशोधन को ही जो है आपका लघु संविधान के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आपके जो है मैच द फॉलोइंग से जो है वो प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ आपका स्टेट दे दिया गया था और एक साइड जो है आपके बंदरगाह दे दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चेन्नई पोर्ट जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर चेन्नई पोर्ट पूछा गया होगा तो तमिलनाडु आपका सही मैच द फॉलोइंग होगा। कोची बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। एन्नौर पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कोलकाता पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कांडला पोर्ट जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। मैंगलोर पोर्ट जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। मुंबई पोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा पारादीप पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका अंडमान और निकोबार पोर्ट में स्थित है। मरमगांव पोर्ट की बात कर ले तो देखिए मरमगांव पोर्ट जो है ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। तो इसी में से आपका 4 जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको पोर्ट के साथ जो है राज्य भी बता दिया हूँ, तो जो सही मैच किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किन 2 भारतीय राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किन 2 भारतीय राज्य की जो लिटरेसी रेट रहा था ना वो सबसे कम रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था वो आपका बिहार रहा था। बिहार जो है आपका 35वें नंबर पे रहा था। उसके बाद जो आपका सबसे कम लिटरेसी रेट में जो आपका 34वें नंबर पे राज्य रहा था ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। तो आपका जो है 2 राज्य पूछा गया था, तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 3 क्रम पूछ ले तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे कम तो आपका बिहार का रहा था, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था, और तीसरे स्थान पे जो है आपका राजस्थान राज्य का रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार का जो साक्षरता दर है ना 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका 63.8% रहा था, और राजस्थान का जो आपका 67% रहा था। तो ये पॉइंट भी सॉरी यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है 66 पॉइंट लगभग कुछ रहा था, यानी 67% जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था, और आपका राजस्थान जो है ये तीसरा सबसे कम साक्षर राज्य जो वो बना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर जो है ये किसे माना जाता है। तो देखिए 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उन्हें जो है निरक्षर जो है वो माना जाता है। और साक्षर किसे माना जाता है तो 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हें पढ़ना लिखना दोनों आता है तो उन्हें जो है वो साक्षर माना जाता है। तो ये आप परिभाषा भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की बात कर ले तो यह आपका प्रत्येक वर्ष नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, और यह आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास
आनंद मठ में जो है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आनंद मठ उपन्यास है ना, ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है वो लिखा गया था। और ये जो आपका सन्यासी विद्रोह का जो है इसमें उल्लेख जो है वो किया गया है। और ये जो आपका सन्यासी विद्रोह है ना, एक आपका एक नागरिक विद्रोह था और इसका जो नेतृत्व है ना, ये आपके बंगाल के विस्थापित किसान और सेना से निकाले गए सैनिकों का नेतृत्व जो है, ये धार्मिक भिक्षुओं और बेदखल जमींदारों ने जो इसका नेतृत्व जो है वो किया था। तो सन्यासी विद्रोह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्ता पाणिग्रही ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए संयुक्ता पाणिग्रही की बात कर ले तो ये जो आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संयुक्ता पाणिग्रही को जो है 1976 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1975 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजा राजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये जो आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना, जो कि आपका एक हिंदू मंदिर है और ये जो आपका भगवान शिव को समर्पित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये तमिल शासक राजा राजा चोल प्रथम के द्वारा जो वो करवाया गया था। और किस वंश के द्वारा करवाया गया था। तो ये आपका चोल वंश के द्वारा करवाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बृहदेश्वर मंदिर को जो है 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में भी जो है इसे शामिल किया गया था। और इस मंदिर को जो है ये आपके दक्षिण मेरू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और चोल काल में जो आपके जितने भी मंदिर बनाए जाते थे ना, वो आपके द्रविड़ वास्तुकला का जो है वो उदाहरण होते थे। यानी अगर पूछा जाए कि बृहदेश्वर जो मंदिर था ये किस शैली का उदाहरण था, तो ये आपका द्रविड़ वास्तुकला शैली का जो है ये उदाहरण था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो है प्रसिद्ध गायक है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सुभा मुद्गल जो है वो दिया गया था। तो देखिए सुभा मुद्गल जो है ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जो है वो संबंधित है। तो सुभा मुद्गल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सुभा मुद्गल है ना, ये आपके ख्याल और दादरा संगीत का जो है इनका जो एक महत्वपूर्ण योगदान भी जो है इस संगीत में जो है वो दिया गया था। इसके अलावा अन्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक की बात कर ले तो देखिए रीता गांगुली भी जो है ये आपके भारतीय शास्त्रीय कलाओं से संबंधित है। और रीता गांगुली को जो है 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नैना देवी ये भी आपकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका थी, जो कि आपके ठुमरी गायन के लिए विशेष रूप से जो है ये आपका जानी जाती थी। और इन्हें 1974 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2024 में भारत गणराज्य में जो है ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त जो है ये किसे किया गया है। तो देखिए 2024 में भारत गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त जो नियुक्त है ना, ये लिंडी कैमरून को जो वो किया गया है। तो लिंडी कैमरून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच कंपनी स्टार्ट AI फॉर ऑल इनिशिएटिव, यानी AI फॉर ऑल जो पहल है ना, ये किसके द्वारा जो वो शुरू किया गया है। तो देखिए इंटेल ने CBSE शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से जो है AI फॉर ऑल पहल जो वो शुरू किया है, जो कि 100 शिक्षण कार्यक्रम पूरे भारत में जो है AI जागरूकता और सराहना जो वो पैदा करेगा। तो इंटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है निम्नलिखित में से किन सेनाओं के द्वारा जो है वो लड़ा गया था। तो देखिए 750 से 1000 ईस्वी के बीच जो है उत्तर भारत में जो है आपके कन्नौज के लिए 3 त्रिपक्षीय संघर्ष जो वो युद्ध हुआ था। और ये जो आपका गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के मध्य जो वो लड़ा गया था। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, उसमें जो आपके पाल वंश के किस राजा ने जो है शॉर्ट टाइम के लिए कन्नौज का जो वो आपका कन्नौज के जो है वो राजा जो वो बने थे। तो देखिए पाल राजवंश जो धर्मपाल थे ना, ये कन्नौज के लिए शॉर्ट टाइम के लिए जो वो राजा बने थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका एक इकोनॉमिक्स से आया था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का जो फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का जो फार्मूला होता है ना, ये मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विस में जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे और साथ ही जब सब्सिडीज़ को आप प्लस करोगे तो ये आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात कर ले तो इसमें आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो आपको प्लस करना होगा और इसमें आपके सब्सिडीज़ को जो है वो माइनस करना होगा। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर ले तो इसमें आपके जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आपको जो है डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को जो वो माइनस करना होगा। एनडीपी एट मार्केट प्राइस की बात कर ले तो इसमें आपके जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जो है मूल्यह्रास से जो वो माइनस करना होगा। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर ले तो इसमें आपके जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों को जो आपको प्लस करना होगा और मूल्यह्रास को जो वो आपको माइनस करना होगा। जीएनपी एट मार्केट प्राइस की बात कर ले तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को जो आपको प्लस करना होगा और सब्सिडीज़ को जो आपको माइनस करना होगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर ले तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को जो वो माइनस करना होगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस की बात कर ले तो इसमें आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को जो वो प्लस करना होगा और सब्सिडीज़ को जो वो माइनस करना होगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ यानी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो आयोजन है ना, ये केरल के अल्लापूजा के पास पुनमदा झील में जो है ये आयोजित होने वाला जो है एक वार्षिक वल्लम कली है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो आयोजन है ना, ये प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के दूसरे शनिवार को जो इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। तो अगर राज्य पूछा गया था तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर झील पूछा गया होगा तो पुनमदा झील आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर जिला पूछा गया होगा तो अल्लापूजा झीला आपका यहाँ पे अल्लापूजा जिला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये आया था कि मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए जितने भी ज्वार से प्रभावित जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आपका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पर जो आपके मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं। और किस मिट्टी में पाए जाते हैं अगर ये पूछा गया होगा तो देखिए मैंग्रोव वन जो है ना, ये आपके लवणीय मिट्टी में जो है वो पाए जाते हैं। अगर पूछा गया होगा कि कहाँ पर पाए जाते हैं तो देखिए मैंग्रोव वन जो है ये आपके पश्चिम बंगाल के जो है सुंदरवन डेल्टा में जो है वो पाए जाते हैं। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैं सारा कुछ जो आपको बता दिया हूँ। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरुणा साईराम का जो संबंध है ना, ये किससे है। तो देखिए अगर अरुणा साईराम की बात कर ले तो ये जो आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है और ये आपका वोकलिस्ट से संबंधित है। तो कर्नाटक संगीत या फिर वोकलिस्ट दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अरुणा साईराम को जो है 2022 में फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका क्या है तो सेवेलियर पुरस्कार है। और इन्हें 2022 में जो है सेवेलियर पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और दो क्वेश्चन जो आपके जो है हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन जो है आपके जो कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन आया था ना कंप्यूटर से कि एमएस वर्ड में जो है स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का जो है शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए एमएस वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो आपका Alt+F7 होता है। तो Alt+F7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा जो आपका कंप्यूटर से प्रश्न आया था ना, मैं आपको बता दूं कि एमएस एक्सेल में जो आपके रो होते हैं ना, उसे जो है अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है या फिर नंबर से जो वो इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके एमएस एक्सेल में रो को जो है ये आपके यूनिक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू से जो वो इंडिकेट जो है वो किया जाता है, यानी नंबर ऑप्शन में दिया गया था। तो नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रोम को जो है ये आपका एमएस एक्सेल में रॉ को जो है ये आपके यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू से जो वो इंडिकेट किया जाता है। वहीं अगर कॉलम की बात कर ले तो देखिए एमएस एक्सेल में कॉलम को जो है ये आपके यूनिक अल्फ़ाबेटिकल हेडर लेटर से जो वो डिनोट किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।